अब देखना 8 फरवरी के बाद जब एक सियासी हुकूमत आती है तो फिर उनके ऊपर क्या क्या लॉबीज़ यहाँ पे हावी होती हैं। आपको और हमें याद है चंद साल पहले साबका हुकूमत जी। के दौर में जब वो इतना बड़ा मुल्क में शुगर स्कैंडल हुआ था और क्या क्या नाम नहीं आए थे। उसमें एक आध कोई वजीर भी थे। क्या बना उसका? कुछ नहीं बना। उसमें से नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। 4 दिन शोर मचा, उसके बाद खामोशी। तो अब हम उस दौर में बदकिस्मती से फिर जा रहे हैं, और अगर आगे जाके ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? फिर तो ये बातें ही हैं। असल पाकिस्तानी मईशत का मामला, ये देखिए, बुनियादी एक नुक्ता याद रखने की ज़रूरत है कि मामला माशी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमने ये मुश्किल या ये मसला नहीं है हमारा कि हमें ये नहीं पता कि हमने क्या करना है। ये सब जानते हैं। जी। असल मसला हाकमियत का, हुकूमत का और सियासी है। कौन जी। आके पूरा जोर लगा के वो फैसले करेगा जो कि अरसा दराज से नहीं हुए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता सामने नज़र आएगा। वो बदकिस्मती से इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। आप सियासी अकाबरीन की ये तकरीरें सुन लें, उसमें कैंपेन ट्रेल पे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जनाब चांद सूरज तोड़ के और सितारे तोड़ के हम आवाम की झोली में भर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। राइट। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आप आखिर ये कोई दरख्तों पे तो नहीं कि आप इलेक्ट होंगे और आपके साथ कोई दरख्त आ जाएंगे लाहौर या कराची से और उनमें पैसे लगे होंगे। ये पैसे आपको कहीं से लेके आने हैं ना, उसके लिए सख्त जी। फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं। फ्रांस साहब, मैं ये जानना चाह रहे थे, जैसे आपने बात की है कि एक बोल्ड मेजर्स लेने होंगे, तो अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो उसके बाद कौन से कोई प्रोमिनेंट बोल्ड स्टेप हैं जो उनको फ़ौरन ही लेने चाहिए, कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है लास्ट फ्यू मंथ से, तो उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए या मजीद फहरिश करने के लिए कौन से ऐसे चंद बोल्ड स्टेप हैं जो आप समझते हैं कि आते ही इलेक्ट गवर्नमेंट को लेने चाहिए? भाई सबसे पहले तो ये है कि ईमानदारी की बात करनी चाहिए जी। कि जी। कोई इकोनॉमिक रिवाइवल ऐसा लंबा चौड़ा नहीं हो रहा जिसकी बातें आजकल की जा रही हैं। जी। बड़े खुश हैं कि जी 2% इकोनॉमिक ग्रोथ जी। की तवक्को है। जी। जी। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, तो कौन सा ऐसा कोई आपने तीर मार लिया? और दुनिया में कई और ममालिक हैं, सत्ते के ममालिक हैं जिनके ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे से। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि सच बोलना सीखें। दूसरा ये है कि मैं तो उस दिन कायल होना शुरू होऊंगा जब इस मुल्क में कोई बड़े बड़े टैक्स की चोरी करने वाले लोगों के ऊपर हाथ पड़ेगा, और मौसर हाथ पड़ेगा। और उसके नतीजे में एक नई सूरत हाल सामने आएगी जहाँ पे जो आपके अशराफिया जिन्हें कहते हैं या उमरा कहते हैं, उनका ताल्लुक किसी शोबे से भी हो, वो कितने बासर भी हों। ये हम सिर्फ फिल्मों में देख रहे हैं कि इस खत्ते में फिल्में बनती हैं कि जी वो कस्टम्स की, इनकम टैक्स की चोरी पे रेड्स हो फलां गई। शख्स के ऊपर हाथ पड़ा, और जनाब वो हीरो साहब जो है, इंस्पेक्टर साहब, वो बीच में कूद पड़े और उन्होंने बड़ा काम दिखाया। हम आम जिंदगी में अभी तक हमने देखा नहीं। तो उस इतना बड़ा जो तजाद है इस सूरत हाल में, उसकी कैसे, यानी उसको कैसे आगे जाके हासिल करेंगे, कैसे नताइज निकलेंगे, कैसे आप कोई बेहतर मुस्तकबिल की नवीद पाकिस्तानियों को सुनाएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो फरहान साहब, ये जो टैक्स मेजर्स इसकी हम बात हमने शुरू में की है, इनके थ्रू आपको लगता नहीं कि जो आप जिन बड़े बड़ी बिग फिशेस की बात कर रहे हैं उन पे कोई हाथ पड़ेगा, या उनको इस टैक्स नेट में मजीद इंक्लूड करने के कोई मेजर्स इस तरह लिए जा सकते हैं? भाई मैंने आपसे यही अर्ज की कि इस किस्म की बातें तो हमने माजी में भी सुनी हैं, कोई पहली दफा तो बिल्कुल। नहीं सुन रहे। बिल्कुल। आप तारीख देखें, पाकिस्तान की माशी तारीख देखें, ये बातें तो पहले भी हुई हैं। जब काम होगा तो फिर देखेंगे ना। अब तो ट्रू। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कम से कम मैं इस किस्म की बातें सुन के कायल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि ठोस फैसले सामने ना आए। और अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद, और मैं कोई जमहूरी निज़ाम की मुखालफत में बात नहीं कर रहा। जमहूरियत एक अच्छा एक यानी एक रास्ता है और होना चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत, लेकिन वो किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ पे आपकी बड़े बड़े लोगों की चोरी चकारी भी चल रही है, मुल्क डूब रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, और आप कहते हैं जी जमहूरियत ज़रूर होनी चाहिए? ये कैसी जमहूरियत है? ट्रू। फरहान साहब, आई जस्ट लाइक टू गो बैक टू द बेसिक्स राइट नाउ, टैक्सेशन के मामले के ऊपर। हम अगर आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बता सकें कि एक तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ इट इवन इम्पोर्टेंट टू फाइल योर टैक्सेस,
एंड जो नॉन फाइलर फाइलर की हमने शुरू में भी बात की है कि इनमें फाइलर्स को क्या फ़ायदे हैं टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के और नॉन फाइलर्स के नुकसानात हैं, क्या ज़रा इसके बारे में हमें बता सकते हैं आप? भाई देखिए ना, सबसे पहले तो ये कि किसी भी महज़ब माशरे में टैक्स के निज़ाम में हर उस शख्स को आना चाहिए जो कि एक सतह आमदन से बुलंद है। अगर आप हुकूमत ने आपकी छूट की मसलन महीने की तनख्वाह अगर रखती है 50,000 या 1 लाख या जितना भी, अगर उससे ज़्यादा आप कमाते हैं तो आपको कानूनन टैक्स देना चाहिए। और जिन मुल्कों ने, जिन ममालिक ने हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वहाँ पे टैक्स की कंप्लायंस ये सारी दुनिया में आप देख लें हमारे से बहुत बेहतर है। तो टैक्स कलेक्शन के बगैर अगर आप समझें कि जी ममलिकत कोई कामयाबी से चल जाती है, वो हमने कहीं ऐसी मिसाल यहाँ तक कि आज नहीं देखी बल्कि माजी में भी नहीं देखी। तो एक तो ये है। फाइलर और नॉन फाइलर का मामला ये है कि नॉन फाइलर को दुगनी लेवल पे गाड़ियों की खरीद फरोख्त, जायदाद की खरीद फरोख्त, डबल उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो फाइलर होने का ये फ़ायदा है कि आप आधे यानी आधे लेवल पे या आधी शरह पे आप टैक्स देते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि कई लोग उस पर भी खुश हैं कि जी ठीक है, नॉन फाइलर का किस्सा चल रहा है सो चल रहा है, हम पैसे देते रहेंगे। तो इसलिए उन्हें पता है कि वो जो चोरी कर रहे हैं, वो जो इजाफी रकम दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें बचत उस चोरी में है। और बदकिस्मती ममलिकत पाकिस्तान की ये है कि आज तक ऐसे लोगों के ऊपर हाथ नहीं पड़ा। तो जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की माशी सेहत कैसे बेहतर होगी। ट्रू जी। सो आप कहने के एक तरह से इन्फोर्समेंट का भी मसला है कि रूल्स हैं, सब कुछ है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट ऑब्वियसली उन रूल्स की इन्फोर्समेंट नहीं है। एंड जो नॉन फाइलर्स हैं उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है फाइलर बनने का, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो जितना कमा रहे हैं उस चोरी के थ्रू, जो आपने कहा, वो इट्स मच हायर देन जो उनको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना पड़ता है एक नॉन फाइलर होने की पेनल्टी के तौर पे। मैं इतनी लंबी फहरिस्त में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा और वो ये है कि नीयत का मसला है। राइट। फरहान साहब, जानना मैं चाह रहा था कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या उनको मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से करें, तो कोई तरीका आप बता सकते हैं कि ईजी तरीका क्या है? एंड यूजुअली हैव टू एंगेज लॉयर्स या लॉयर्स के बगैर भी काम हो सकता है खुद से? देखिए, इसके कई तरीके हैं, लेकिन ये इस चीज़ पे मुनसर है कि आपकी कितनी कमाई है जिस पे आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो बैक एंड पे हो सकता है कि आपकी सैलरी में से कोई टैक्स की डिडक्शन हो, उसका आप कंपनी से सर्टिफिकेट लें, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर साल में आपकी 15 लाख रुपए तनख्वाह है और 1 लाख रुपए उन्होंने ले लिया आपके, उस पर तो हो सकता है कि वो एट सोर्स जो कट की गई हो वहीं पे वो पूरा हो जाए या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े। और मैं नहीं मानता कि कोई भी शख्स पढ़ा लिखा बुनियादी तौर पे ग्रेजुएट अगर किसी कंपनी के लिए, बैंक के लिए काम कर रहा है तो उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो ऑनलाइन सिस्टम्स को इस्तेमाल ना कर सके। ये सब की सब ऐसी लफाजी की बातें, ऐसा ज़िंदगी में होता नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप बहरहाल ज़्यादा मालदार शख्स हैं तो आप किसी लॉयर को हायर करें, अकाउंटेंट को हायर करें, अपने हिसाब किताब के लिए एक निज़ाम बनाएं और उसके मुताबिक आगे चलें। लेकिन ये पाकिस्तान में किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कहने की कि जी निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है, मैं करोड़ रुपये कमाता हूँ लेकिन सॉरी मैं निज़ाम में नहीं आ सकता। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी सूरत हाल में, ऐसी शक्ल में, जो कि आज तक बदकिस्मती से नहीं हुआ, ऐसी शख्सियात के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए और वो जेल का रास्ता होना चाहिए। राइट जी। फरहान साहब, इसी बात से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो एफबीआर की ये जो रिसेंट एक प्रपोजल गई है उसमें ये भी कहा गया है कि डिजिटल मार्केट्स और जो डिजिटल बिजनेसेस ऑनलाइन जो इस्टेब्लिश हुए हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। तो आई एग्री कि आपको तकरीबन जो साइबर हिस्सात हैं उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, लेकिन एक आईटी इंडस्ट्री जिसको इमरान खान के दौर में भी और ये करंट दौर में भी ये जो केयर टेकर सेटअप है ये काफ़ी पोर्ट्रे कर रहा है, उसको फ्लरिश करवाना चाह रहा है आईटी सेक्टर को। तो जिसकी करंट स्टैंडिंग जो अभी $2 बिलियन पर ईयर बनती है, उसको फ्लरिश करने के लिए आई थिंक आपको ये नहीं समझते कि इस थोड़ा बहुत ईज़ देनी चाहिए, बजाय आप फर्दर उन पर बर्डन डालें कि आपके फॉरेन रेमिटेंसेस में ला रहे हैं वो आपके मुल्क में और उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो उसको विद इन ईयर ट्रिपल डाउन डबल डाउन कर सकते हैं वो। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये कई लॉबीज़ की तरफ से और मुख्तलिफ लॉबीज़ की तरफ से ये नुक्ता उठाया जाता है कि जनाब हम तो पाकिस्तान के लिए इतना कर रहे हैं और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि जो आपने कवानीन बनाए आप उन्हें इन्फोर्स तो करना शुरू करें। किसको कितना इंसेंटिव देना है, कौन पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ये बात की बातें। पहले आप अपनी नीयत को सीधी करें, क्योंकि अगर आप ये बहस में पड़ गए कि जी आपने इंसेंटिव देने हैं क्योंकि फ़लाँ शख्स जो है, फ़लाँ लॉबी जो है वो ज़्यादा नुकसान है उसका या ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर आप गए, फिर ये गुफ्तगू जो है ये आपको एक चक्कर में घुमाती रहेगी। और जो असल नतीजा आपने निकालना है, जो निकालने की ज़रूरत है, यानी टैक्सी निज़ाम की एक बहुत ही बड़े पैमाने पे इस्लाह, वो आपसे हासिल नहीं हो सकेगा। माजी की बदकिस्मती से आज तक कहानी यही हमें नज़र आ रही है। फरहान साहब, बिजनेस आवर में हमारे साथ शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग टैक्सेशन, फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, किसको क्या फ़ायदा है, किसको क्या नुकसान है, और ये जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है IMF को टैक्सेस जनरेट करने के लिए, इसके हवाले से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा से कल हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।